नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री, राजस्थान का इतिहास, जिसमें हमें पढ़ना है दिल्ली सल्तनत और जालोर। तो दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध हमें 3 रियासतों का पढ़ना था। मेवाड़ का हमें पढ़ना था, जो हमने 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया था। उसके बाद हमें दिल्ली सल्तनत का रणथंभौर के साथ संपर्क पढ़ना था, वो हमने कल ही कंप्लीट किया है। और उसी क्रम में आज हमारा लास्ट जो पॉइंट है कि दिल्ली सल्तनत और जालोर, उसको भी हम इसी वीडियो में आज पूरा करने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पॉइंट भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं दिल्ली सल्तनत और जालोर। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे टॉपिक का नाम है दिल्ली सल्तनत और जालोर। कि जालोर के चौहान वंश के संस्थापक की हम बात करें तो कीर्तिपाल चौहान को जालोर वंश के जो चौहान शाखा है उसका संस्थापक माना जाता है। कीर्तिपाल के बाद उसका जो पुत्र है वो समर सिंह जालोर का शासक बना। तो कीर्तिपाल संस्थापक है, उसके बाद जालोर के चौहान वंश की शाखा का शासक कौन बनता है? समर सिंह। तो यहाँ पर मैंने 2 लाइनें इसीलिए लिखी है क्योंकि इन दोनों के समय दिल्ली सल्तनत के साथ संपर्क कुछ भी नहीं था जिसको हमें पढ़ना है परीक्षा की दृष्टि से। लेकिन आगे जिन जिन शासकों का दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष हुआ, संपर्क हुआ, संबंध रहा, उनको हम आगे पढ़ेंगे। अब तीसरे नंबर के हमारे शासक आते हैं उदय सिंह। ये कीर्तिपाल के पुत्र थे और समय सिंह के पुत्र थे। उदय सिंह के शासनकाल की हम बात करें तो उदय सिंह के शासनकाल में 1228 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण किया, किंतु असफल रहा, उसको सफलता हाथ नहीं लगी। तो जिस तरह से हमने मेवाड़ और रणथंभौर को पढ़ा है, ठीक उसी शैली में हमने जालोर के नोट्स भी बना करके आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध करवाए हैं। कि यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि उदय सिंह के शासनकाल में दिल्ली का शासक कौन था? तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का उस समय शासक था। दूसरा प्रश्न बनता है कि इल्तुतमिश ने जालोर पर किसके समय पर आक्रमण किया था? तो उदय सिंह के समय आक्रमण किया था। और कब किया था? 1228 ईस्वी में आक्रमण किया था। दूसरा पॉइंट है उदय सिंह के समय का कि हसन निजामी की पुस्तक, एक मुस्लिम लेखक हुए हैं हसन निजामी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है, ऐतिहासिक पुस्तक लिखी है जिनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, जिसका नाम है ताज उल यासिर। उसके अनुसार इल्तुतमिश और उदय सिंह के मध्य संधि हुई। तो इस किताब में लिखा गया, इस पुस्तक में लिखा गया है कि 1-2 संघर्षों के बाद दोनों के बीच संधि हो जाती है। तो यहाँ पर ऊपर देखा हमने, आक्रमण भी करता है और बाद में संधि भी हो जाती है। तो संधि की जानकारी हमें कौन सी पुस्तक से मिलती है? तो याद रखना है ताज उल यासिर, और ये किसकी रचना है? हसन निजामी। ये चीज़ें हमें इसलिए याद रखनी होती है क्योंकि ऐतिहासिक स्रोतों की जिन जिन चीज़ों से हमें जानकारी प्राप्त होती है उनकी मुख्य भूमिका होती है कि ये चीज़ हमें कहाँ से जानने को मिलती है। क्योंकि आगे भी हम देखेंगे कि जालोर का जो चौहान वंश है उसके जो शासनकाल की जानकारी है वो हमें बहुत सारे स्रोतों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा जो शासक है चाचिंग देव, ये उदय सिंह के पुत्र थे। तो आप देख सकते हैं कि क्रम से ही ये शासन चला आ रहा था, पहले कीर्तिपाल, फिर समर सिंह, फिर उदय सिंह, फिर उदय सिंह के बाद उसका जो पुत्र है चाचिंग देव, वो जालोर का शासक बनता है। चाचिंग देव के समय नसरुद्दीन महमूद तथा बलबन, गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम है, दिल्ली के सुल्तान बने। तो इसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के कितने शासक रहे हैं? 2। पहला रहा है नसरुद्दीन महमूद और दूसरे का नाम है गयासुद्दीन बलबन। चाचिंग देव के शासनकाल में जालोर पर कोई भी मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ। इसलिए इस पॉइंट को रखा गया है कि निम्नलिखित में से ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 3-4 शासकों के वो नाम दे करके और पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से जालोर के शासक के समय दिल्ली सल्तनत का आक्रमण नहीं हुआ। तो हमें याद रखना है कि चाचिंग देव के समय दिल्ली सल्तनत के द्वारा जालोर पर कोई आक्रमण नहीं किया गया, कोई मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारे शासक हैं सामंत सिंह, ये चाचिंग देव के ये पुत्र थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सामंत सिंह के समय दिल्ली के शासक गयासुद्दीन बलबन ने नूर मोहम्मद के नेतृत्व में जालोर पर आक्रमण के लिए सेना भेजी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि वही सेम प्रश्न हमें याद रखना है कि सामंत सिंह के समय दिल्ली का शासक कौन था? गयासुद्दीन बलबन। इसने किसके नेतृत्व में सेना भेजी? नूर मोहम्मद के नेतृत्व में सेना भेजी। किस पर आक्रमण करने के लिए? जालोर पर आक्रमण करने के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है
कि सामंत सिंह के समय ही दिल्ली का शासक जलालुद्दीन खिलजी हुआ और उसके बाद 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बनता है। तो सामंत सिंह ने 3 शासकों का काल दिल्ली सल्तनत में देखा है। पहला अभी हमने पढ़ा है गयासुद्दीन बलबन, दूसरा हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी और तीसरा हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो सामंत सिंह के समय दिल्ली के कितने शासक रहे हैं, ऐसी बातें भी हमें कैसे भी घुमा फिरा के वो प्रश्न पूछे तो ऐसे पॉइंटों को याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि हमारा ये प्रश्न हो जाता है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये प्रश्न हमारा कैसे सही होगा। तो कई जो प्रश्न हैं वो पढ़ने से सही नहीं होते, वो जो जानकारी होती है जो हमने अभी तक पढ़ी है उसके आधार पर भी हमारा 1-2 प्रश्न सही होना चाहिए, क्योंकि अपनी तरफ से भी तो उनमें जो निष्कर्ष निकाल के जो प्रश्नों का आंसर दिया जाता है वो हमें अब तक वो योग्यता हमारे में आ जानी चाहिए। तो यहाँ से आपको यही बताना था कि सामंत सिंह के समय दिल्ली के कौन कौन शासक रहे हैं। तो पहला शासक हमने अभी पीछे देखा था कि गयासुद्दीन बलबन, जिसने नूर मोहम्मद के नेतृत्व में आक्रमण किया। दूसरा जलालुद्दीन खिलजी, जो हमने रणथंबोर के समय भी जिसको पढ़ा था। और तीसरा 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके उसका जो भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी वो शासक बनता है। तो तीनों का शासनकाल सामंत सिंह ने देखा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि सामंत सिंह ने जीते जी ही अपने पुत्र कानड़ देव को 1305 ईस्वी में जालोर का शासक बनाया। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जब सामंत सिंह वृद्ध हो जाते हैं तो वो स्वयं ये फील करते हैं, अनुभव करते हैं कि वृद्धावस्था में शासन को संभालना और जो बाहरी जो आक्रमण है, जो व्यवस्थाएं उनको बनाए रखना अब नामुमकिन नहीं है। इसीलिए जीते जी वो किसको अपना जो शासन है सौंप देते हैं, तो अपने पुत्र कानड़ देव को अपना जो शासन है जालोर का वो सौंप देते हैं। कब सौंपते हैं? 1305 ईस्वी में। और जिस तरह से हर रियासत के 1-2 शासक ही रहे हैं जो दिल्ली सल्तनत के साथ जिन्होंने लंबा संघर्ष लड़ा था, उसी तरह से जैसे हमने रणथंबोर में हमीर देव को पढ़ा था और मेवाड़ में हमने महाराणा प्रताप को पढ़ा था, उसी तरह से जो जालोर का जो पढ़ने लायक जो शासक है जिसका दिल्ली सल्तनत के साथ बहुत ही अच्छा संघर्ष हुआ, बहुत ही वीरतापूर्ण तरीके से जिसने लड़ाई लड़ी, वो है हमारे कानड़ देव। और इनका जो शासनकाल रहा है वो रहा है 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी। ये सामंत सिंह के पुत्र थे जिसने 3 दिल्ली सल्तनत के शासकों का काल देखा था। जानकारी के जो स्रोत हैं, यानी कानड़ देव से संबंधित जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है, तो एक राजस्थानी लेखक हुए हैं पद्मनाभ, उनके द्वारा रचित कानड़ देव प्रबंध और वीरम देव सोनगरारी वात, दोनों ही पुस्तकों से हमें कानड़ देव के समय के जालोर की जो इतिहास है उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो दोनों नाम याद रखना है, वीरम देव सोनगरा और कानड़ देव प्रबंध। किसकी रचना है? पद्मनाभ की। जिससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो जालोर के चौहान शासक कानड़ देव के समय की हमें जानकारी प्राप्त होती है। कानड़ देव के समय दिल्ली का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो सामंत सिंह के समय ही ये 1296 में जलालुद्दीन की हत्या करके और दिल्ली का शासक बन गया था। तो सीधा सा हमें उस वहाँ भी याद रखना चाहिए था, यहाँ भी हमें याद हो जाएगा। मैंने नोट्स में भी इसको लिख दिया है कि कानड़ देव के समय दिल्ली का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो जैसे हमने रणथंबोर के चौहान के जो संघर्ष था दिल्ली सल्तनत के साथ वो हमने पढ़ा था, और वहाँ पर हमने रणथंबोर पर आक्रमण के 2-3 कारण हमने देखे थे कि अलग अलग जो इतिहासकार हैं उन्होंने अलग अलग कारण बताए थे। उसी तरह से यहाँ भी हमें 3 कारण देखने को मिलते हैं जालोर पर आक्रमण के। तो सबसे पहले कारण की हम बात करें कि अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण क्यों किया था, तो ये पहला कारण है। और इसके स्रोत की भी हम नाम लिखे हैं कि कहाँ से ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो पहला कारण देखते हैं कि गुजरात को जीत करके वापस लौट रही तुर्की सेना पर कानड़ देव ने अपने मंत्री जैता व देवड़ा के नेतृत्व में आक्रमण किया। उस समय उलूग खां शाही सेना के साथ था और जो लूट का माल छोड़कर भाग जाता है। और ये जानकारी हमें प्राप्त होती है कानड़ देव प्रबंध। ऊपर हमने देखा था पद्मनाभ की जो कानड़ देव प्रबंध है उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि एक बार अलाउद्दीन की जो सेना है वो मेवाड़ के रास्ते होकर के और जालोर के रास्ते होकर के कहाँ गई थी? गुजरात। और जब वापस लौट रहे थे तो गुजरात जालोर से होते हुए वापस लौट रहे थे, तो कानड़ देव ने अपने 2 सेनापतियों के नेतृत्व में उन पर आक्रमण करवा दिया और जो लूट का सामान वो लेकर आ रहे थे उसको वहीं छोड़ करके, और जो तुर्की सेना थी वो भाग जाती है।
और इस अभियान में उलूग खां, जिसको हम पढ़ ही चुके हैं, रणथंभौर के समय भी वो उसके साथ था। तो इसी बात से नाराज़ होकर के माना जाता है कि अलाउद्दीन ने जालौर पर आक्रमण किया था। तो पहला कारण हमें समझ में आ गया होगा। ये किसके अनुसार है? कानड़ दे प्रबंध के अनुसार। दूसरे मुस्लिम लेखक हैं फरिश्ता। उनके अनुसार अलाउद्दीन की साम्राज्य विस्तार नीति को जालौर के आक्रमण का कारण बताया, क्योंकि अलाउद्दीन दिल्ली का शासक बनते ही वह दिल्ली का विस्तार पूरे भारत में, हिंदुस्तान में आसपास के क्षेत्र में करना चाहता था, और इसी क्रम में एक एक रियासतों को जीतते जीतते अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। इसी साम्राज्य विस्तार नीति के तहत उसने जालौर पर आक्रमण किया था। ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? फरिश्ता के जो लेखन है उससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन ने मुल्तानी के नेतृत्व में जालौर पर आक्रमण के लिए सेना भेजी। आक्रमणकारी भी हमें याद रखना है, क्योंकि किसी के भी नाम से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन ने किसके नेतृत्व में जालौर पर सेना भेजी। फरिश्ता के अनुसार तो मुल्तानी के नेतृत्व में जालौर पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन ने सेना भेजी। नेक्स्ट पॉइंट है, मुहणोत नैणसी ने इस युद्ध का कारण फिरोजा और वीरम देव के प्रेम की कहानी को बताया है। तो इस तरह से देख सकते हैं 3 कारण हमारे सामने निकल कर आते हैं। पहला कारण है सेना पर आक्रमण और लूटा हुआ माल कब्जे में लेना। दूसरा बताया अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार नीति। और तीसरा कारण है फिरोजा और वीरम देव की प्रेम कहानी। अब यहाँ पर 2 नाम आए हैं। तो फिरोजा की बात करें तो ये सुल्तान की पुत्री थी, अलाउद्दीन खिलजी की ये पुत्री थी। और वीरम देव की बात करें तो ये कानड़ देव के पुत्र थे। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, उसको हम नोट्स में शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसी को पढ़ना है तो वीडियो हमारा बड़ा होगा। तो थोड़ी सी मैं भूमिका आपको बताता हूँ कि कहा जाता है कि कुछ समय के बाद में अलाउद्दीन और कानड़ देव के बीच संधि हो जाती है, और वो इसी संधि के तहत वो दिल्ली दरबार में जाया करते थे। और कभी कभी उसका जो पुत्र था वीरम देव, वो भी दिल्ली दरबार में जाया करता था। वहीं पर उसकी मुलाकात फिरोजा से होती है, और 1-2 मुलाकात के बाद में दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है। जब इस बात का पता अलाउद्दीन को चलता है तो वीरम देव को और अपनी पुत्री दोनों को ही समझाते हैं। सबसे ज़्यादा वो फिरोजा को समझाते हैं कि वीरम देव से दूरी बनाए रखें, लेकिन जो फिरोजा है वो मना कर देती है और अपने पिता की बात को नहीं मानती है। जब अलाउद्दीन की बात को ये दोनों नहीं मानते हैं तो उसने वीरम देव और कानड़ देव के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन ये चौहान वंश यानी राजपूत होने के कारण और अपनी बेइज्जती होने के कारण ये शादी के लिए, क्योंकि मुस्लिम लड़की फिरोजा के साथ शादी के लिए मना कर देते हैं, और इसी को मुहणोत नैणसी ने जालौर पर आक्रमण करने का कारण बताया है। तो इस तरह से कहानियाँ हैं जो अलग अलग लेखकों से हमें मिलती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि नैणसी के अनुसार अलाउद्दीन ने फिरोजा की धाय के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसमें वीरम देव मारा गया। वीरम देव का कटा हुआ सिर फिरोजा को सौंपा गया। तो मुहणोत नैणसी का ऊपर हमने पॉइंट पढ़ा था, कहानी मैंने आपको बताई थी। तो इसी वजह से उसकी जो धाय थी, फिरोजा सुल्तान की जो पुत्री थी, उसकी धाय के नेतृत्व में अलाउद्दीन सेना भेजता है, और इस युद्ध में वीरम देव मारा जाता है, और उसके सिर को काट करके और किसको सौंपा जाता है? फिरोजा को। कहा जाता है कि फिरोजा ने इस सिर का विधिवत दाह संस्कार किया, और दाह संस्कार करने के बाद स्वयं भी यमुना में कूद करके जान दे देती है। तो इस तरह से कुछ ऐतिहासिक कहानियाँ हैं। तो यहाँ से हमें यही याद रखना है कि जो कारण है वो मैंने आपको बताया कि किसी भी कारण से प्रश्न हमारा कवर हो तो हमें वहाँ पर उसको कवर करना है। दोनों नाम भी याद रखना है कि फिरोजा अलाउद्दीन की पुत्री थी और वीरम देव कानड़ देव के पुत्र थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना का मुख्य सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग। तो जिस तरह से रणथंभौर पर उलूग खां और नुसरत खां 2 सेनापति मुख्य हमें याद रखने थे, उसी तरह से जालौर आक्रमण में जो मुख्य सेनापति का नाम याद रखना है, जिसके नेतृत्व में सेना को आक्रमण करने के लिए भेजा गया था, वो नाम है कमालुद्दीन गुर्ग, जिसने जालौर से पूर्व सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था। तो जालौर आक्रमण से पूर्व रास्ते में जो सिवाना का दुर्ग पड़ता है, उस पर कमालुद्दीन गुर्ग ने आक्रमण किया था। सिवाना दुर्ग की हम बात करें तो सिवाना दुर्ग को जालौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। तो जिस तरह से रणथंभौर के दुर्ग की कुंजी कल हमने पढ़ी थी,
वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन से दुर्ग को कहा जाता है, क्योंकि कल वाले वीडियो में ही हमने पढ़ा है। उसी तरह से यदि हम जालोर दुर्ग की कुंजी की बात करें तो सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। और आक्रमण के समय की बात करें तो आक्रमण के समय सिवाना का शासक कौन था? शीतल देव चौहान, जिसको कहीं कहीं पर सातल देव भी कहा जाता है। तो शीतल देव चौहान उस समय सिवाना दुर्ग के शासक थे, जिस समय कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेना सिवाना पर आक्रमण करती है। तो 2-3 प्रश्न यहाँ से कवर हो रहे हैं, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, सिवाना के सेनापति भावला की गद्दारी के कारण सातल देव को युद्ध करना पड़ा, जिसमें राजपूतों ने केसरिया किया और राजपूत महिलाओं ने रानी मेणा दे के नेतृत्व में जौहर किया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जिस तरह से कल भी हमने पढ़ा था, रणमल और रतिपाल जो हमीर देव के 2 विश्वस्त सेनापति थे, उन्होंने गद्दारी करी थी। उसी तरह से सिवाना दुर्ग का एक सेनापति था जिसका नाम था भावला, इसको भी दुर्ग का लालच दे करके और कमालुद्दीन जो है वो अपनी ओर कर लेता है। इसी की गद्दारी की वजह से सातल देव को युद्ध करना पड़ता है, जिसमें राजपूत जो सैनिक हैं, जो शासक हैं, उन्होंने केसरिया किया, यानी केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध किया और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई है। और उधर राजपूत महिलाओं की बात करें तो रानी मेणा दे के नेतृत्व में जौहर किया, और जौहर और केसरिया को मिलाकर क्या होता है? साका। तो इस तरह से सिवाना में साका होता है। कब होता है? तो यहाँ पर सन भी आपको याद रखना है कि सिवाना दुर्ग में 1308 में साका हुआ। तो सातल देव वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और जो राजपूत महिलाएं हैं वो मेणा दे के नेतृत्व में जौहर करती हैं, और जौहर और केसरिया को मिलाकर मैंने आपको पहले बताया क्या कहलाता है? साका। अलाउद्दीन ने सिवाना का नाम बदल करके और खैराबाद कर दिया, और जैसे ही सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन का कब्जा होता है 1308 में, तो उसका नाम बदल करके क्या रख दिया? खैराबाद। विशेष रूप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि कानड़ देव के भाई मालदेव ने शाही सेना को मलकाना नामक स्थान पर हराया, जिसे मलकाना का युद्ध भी कहते हैं। तो कानड़ देव जो हम पढ़ रहे हैं उसी का एक भाई था मालदेव, उसने भी शाही सेना, तुर्की जो सेना थी, अलाउद्दीन की जो सेना थी, उसके साथ युद्ध किया था। कौन से स्थान पर? मलकाना नामक, और इसी के लिए इस युद्ध का नाम पड़ा मलकाना का युद्ध। इस पॉइंट में हमें क्या याद रखना है कि मलकाना का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो मालदेव और अलाउद्दीन के बीच में ये युद्ध होता है। और मालदेव की हम बात करें तो ये किसके भाई थे? कानड़ देव के भाई थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि कुछ समय बाद पुनः कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में शाही सेना ने जालोर पर आक्रमण किया। तो 1-2 बार तो इनका सामना किया, इनको खदेड़ कर वापस भगा दिया गया, जैसे ऊपर भी हमने पढ़ा था, मालदेव ने इनको हरा करके और वापस भेज दिया था। लेकिन कुछ समय बाद वापस उसी सेनापति के नेतृत्व में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में शाही सेना को जालोर पर आक्रमण करने के लिए वापस भेजा गया। इस बार जालोर सेनापति बीका को दुर्ग का लालच देकर के और कमालुद्दीन ने अपनी ओर मिला लिया। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ भी एक जो प्रमुख जो सेनापति था कानड़ देव का, जिसका नाम था बीका, उसको कमालुद्दीन दुर्ग का लालच देकर के अपनी ओर मिला लेता है कि युद्ध को जीतने के बाद तुम्हें ये दुर्ग सौंप दिया जाएगा। तो इस तरह की घटनाएं हमारे भारतीय इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में बहुत सारी हुई हैं कि गद्दारी की वजह से हमने बहुत सारे युद्ध और किले हारे हैं और दुश्मन के सामने हमें हार का सामना करना पड़ा है। तो जालोर की हम बात करें तो जालोर में जो गद्दारी की उसका क्या नाम था? बीका। और किसने इसको लालच दिया था? तो जो सेनापति था अलाउद्दीन का, कमालुद्दीन गुर्ग, उसने उसको लालच दिया था। घर जाकर के बीका अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि इस तरह से हमें उनकी मदद करनी है, और मदद करेंगे तो जैसे ही कानड़ देव मारा जाएगा तो जो जालोर का दुर्ग है वो हमारे अधीन में आ जाएगा, हमें दे दिया जाएगा। तो इस बात से उसकी पत्नी काफ़ी नाराज़ होती है और उसने सोते हुए अपने पति की हत्या कर दी, क्योंकि वो एक राजपूत महिला थी और उसको इस बात का जो पता चलता है तो ये बात उसको सहन नहीं होती है कि एक विश्वस्त सेना नायक होकर भी वो कानड़ देव के साथ विश्वासघात करने के लिए तैयार हो गया है, और सारी बात, हत्या करने के बाद सारी बात कानड़ देव को जाकर के बता देती है। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और जो शाही सेना है, जो मुस्लिम सेना है, वो किले के अंदर प्रवेश कर चुकी होती है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि वो ही गद्दारी की वजह से और जालोर दुर्ग पर अधिकार हुआ था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि युद्ध में कानड़ देव ने केसरिया किया
और राजपूत महिलाओं ने रानी जैतल दे के नेतृत्व में जौहर किया। ये नाम आपको प्रमुखता से याद रखना है। जैसे सिवाना में मैणा दे के नेतृत्व में किया था, सातल देव ने केसरिया किया था। जालोर की हम बात करें तो कानड़ दे के नेतृत्व में राजपूत सैनिकों ने केसरिया किया और राजपूत महिलाओं ने रानी जैतल दे के नेतृत्व में जौहर किया और इसे हम जालोर का साका कहते हैं। दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो गया कब? 1311 में। और 1311 में ही जालोर दुर्ग का साका होता है, जो मैंने नीचे लिखा भी है। जीत के बाद खिलजी ने जालोर का नाम बदल करके और जलालाबाद रख दिया। तो जिस तरह सिवाना का खैराबाद रखा था, उसी तरह से यहाँ पर आपको याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी की विजय के बाद खिलजी ने जालोर का क्या नाम रखा, नाम बदल कर उसका क्या नाम किया, तो हमारा आंसर हो जाएगा जलालाबाद। नेक्स्ट और आज की वीडियो का हमारा लास्ट पॉइंट है, जालोर दुर्ग का साका कब हुआ? 1311 ईस्वी में। और कौन सी रानी के नेतृत्व में जौहर किया वो मैंने ऊपर बता दिया। और कौन से शासक के नेतृत्व में राजपूत सैनिकों ने केसरिया किया। तो सारे जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं जिनसे आपका प्रश्न बन सकता है, सारी चीज़ें, सारा जो मैटर है वो मैंने इस वीडियो में शामिल किया है और काफ़ी स्पीड से इस टॉपिक को पढ़ाने का प्रयास किया है। आपने भी देखा होगा जो स्मार्ट बोर्ड पर जो क्लासें चलती हैं उसमें एक ही लाइन को पढ़ाने के लिए उसको लिखने में समय जाता है, फिर उसमें बातचीत करने में, लाइव कमेंट पढ़ने में वो समय जाता है। लेकिन हमारा जो तरीका है इसमें आपको लाइन टू लाइन यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। एक लाइक और कमेंट तो बनता है, क्योंकि वीडियो देखते हैं तो लाइक बटन दबाने में ज़्यादा समय आपका खर्च नहीं होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो का मैटर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।